हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कई मोड़ आता है, क्योंकि ये कहानी एक विधवा से जुड़ी हुई है। एक लड़की है, 26 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती है। अब विधवा हो जाने के बाद, जैसे कम उम्र में विधवा हो जाती है, तो उस लड़की को जो उसके घर वाले होते हैं, यानी पति के घर वाले, सारे लोग ताना देने लगता है और कहीं ना कहीं उसको जिम्मेदार मानता है। जो अपने उस बेटे की मौत की वजह जो है, ये बहू है, ये लड़की है, इसके वजह से ही मेरे बेटे की मौत हुई है। ये नागिन है, ये डायन है जो मेरे बेटे को खा गए। ऐसे ऐसे बातें होने लगी। बातें आज खाली उस परिवार में नहीं, बल्कि आसपास के लोग भी उस लड़की को ताना देने लगे। आखिरकार मजबूरन वो लड़की अपने घर छोड़कर मायके आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है, समाज में ऐसा होता है, कोई लड़की अगर विधवा हो जाती है तो उसके घर में जो पति के घर होता है, पति के घर वाला होता है, उसे रखना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं उसे मनहूस मानते हैं। आज भी ये कहा जाता है, आज का समाज में भी ऐसा होता है। दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है, फिर भी ऐसा सोच रखने वाला बहुत इंसान है। तो इस लड़की के साथ भी ऐसा ही होता है। उस लड़की को घर से भगा देता और इतना ज़्यादा ताना, इतना ज़्यादा मजबूर करता था कि लड़की भी मजबूर हो गए थे। आखिरकार वो लड़की खुद पति का घर छोड़कर मायके आ जाती। अब जैसे मायके आते हैं, मायके वाले भी परेशान थी उस बच्ची को लेकर, जो इतनी सी कम उम्र में मेरी बच्ची विधवा हो गई। अब विधवा हो गई तो विधवा में बहुत सारे उसके नियम होती है, उसको सब मानना पड़ता है। अब ये नई नई लड़की थी, इसको क्या पता। कुछ दिन जाता है, जाने के बाद अब घर वाले भी उसे हर बात पर रोकते, हर बात पर टोकते, बेसर देते। यहाँ तक कि माँ भी उसे ताना देने लगे। तब जाकर वो लड़की एक फैसला करती है। फैसला करने के बाद वो लड़की उस घर को छोड़कर कहीं और चली जाती है। उसके बाद उस लड़की के साथ ना जाने क्या क्या होता है। हर कोई जो जिसके पास भी वो जाता है, जिसके जो भी सहारा देता है, हर कोई उसके इज्जत को लूटना चाहता था। आखिरकार वो मुंबई के रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर जाकर उसे अपनी मकसद मिलती है, जो आगे कैसे बढ़ा जाए, जो लोगों ने उसे धुतकारा है उन लोगों को कैसे दिखाया जाए, जो एक अबला लड़की जो है वो भी कुछ कर सकती है। जो आज मैं इसी कहानी को बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कहानी थोड़ी लंबी हो, क्योंकि समझाने के लिए पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। ये कहानी किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, वो भी मैं आखिर में बताऊंगा। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई रियल सच्ची घटना है जो आप बताना चाहते हो, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आप हमसे कांटेक्ट करके बताइएगा ज़रूर। तो उस कहानी को भी मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले वही चीज़, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिस भी वीडियो को आप देखते हो उस वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू। तो आज जिस घटना को शुरू कर रहा हूँ, इस घटना की शुरुआत जो है करीब 5 साल पहले होती है। 5 साल पहले एक कहानी की शुरुआत होती है। एक घटना हुई थी एक लड़की के साथ। लड़की का नाम जो होता है नैना। नैना 26 साल की थी तब वो विधवा हो जाती है। उससे करीब उसका 6 से 8 महीना ही हुआ था शादी को। और ये पूरी घटना जो है उत्तर प्रदेश का है। नैना 26 साल की थी। उत्तर प्रदेश के एक परिवार से वो बिलोंग करता था। उस परिवार में नैना के अलावा नैना की बड़ी बहन होती है, छोटी बहन भी थी, भाई भी था और माता पिता था। पिता जो है सरकारी स्कूल में टीचर था। सैलरी कम मिलता था, लेकिन इज्जत के साथ जीने वाला ये परिवार था। पिता का नाम जो होता है नंदलाल। नंदलाल अपने बड़ी बेटी का शादी करवा चुके थे। उसके बाद अब ये मझला बेटी थी, जो बीच का बेटी होती है नैना। नैना मझला बेटी होती है, इसका भी शादी करवा चुके थे। एक बेटी और एक बेटा रह गया था। बेटा जो होता है अमित सबसे छोटा होता है, और छोटी जो लड़की है पूजा, पूजा भी उस टाइम पढ़ाई कर रही थी। लेकिन नैना के शादी के कुछ समय जाने के बाद नैना विधवा हो जाती है, क्योंकि उसका पति का मौत हो गया था। मौत कोई हादसे में नहीं, बल्कि वो खुद
सुसाइड कर लिया था। एक दिन रात को वो गले में रस्सी डाल के मर गया था। अब जैसे गले में फांसी लगाया, फांसी लगा के मर गया, तो उसकी मौत की ज़िम्मेदार जो है सारे लोग उस नैना को मान के चल रहा था। क्योंकि सारे लोगों को लगा हो सकता है पत्नी को पसंद नहीं करते थे, या फिर पत्नी ने कुछ उत्साया होगा, या पत्नी ने कुछ ताना दिया होगा जिसके चलते, या पत्नी के अंदर कुछ खराबी है जिस शादी के बाद उस व्यक्ति को पता चला जो नैना का पति होता है, उसके लिए वो मर गया। ये सारी बात उठने लगे। अब जिस घर का बेटा था, जिस घर के बहू थी ये नैना, उस घर में तो कुछ दिन नैना रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आसपास वाले ने, घर वाले का, नैना के ससुराल वाले का कान इतना भर दिया कि अब नैना के ससुराल वाले जितने भी लोग थे, सब लोग धीरे धीरे नैना को दोषी मानने लगा और नैना को ताना देने लगा, जिसके वजह से नैना एक दिन घर छोड़कर वो अपने मायके आ जाती है। अब मायके आने के बाद माता पिता है, उन लोगों का भी रो रो के बुरा हाल था। जो इस उम्र में, मैं 26 साल उम्र में नैना विधवा हो गई थी, इसीलिए वो लोग भी बहुत परेशान था। अब करे तो क्या करे, बेटी है, आखिर जाए तो कहाँ जाए। आने के बाद यहीं रहने लगते हैं माँ बाप के पास। पूजा जो छोटी बहन है वो उससे सहेली के जैसी है। दोनों बहनों में बहुत जमते थे, दोनों बहनों में बहुत बातें करते थे। नैना एकदम खामोश हो गई थी, लेकिन पूजा की वजह से वो थोड़ा बहुत बोलने लगी थी। पूजा उसकी हर बात को सुनते, हर चीज़ का ख्याल रखते। धीरे धीरे समय बीता, दिन बीता, और नैना को माँ और आसपास के लोग पहला पहला समझाया, जो जो को देखो, जिस हिसाब से तुम अब तक जी हो, अभी ऐसा जी नहीं सकती, तुम विधवा हो चुकी हो, तुम्हारे बहुत बदलाव की ज़रूरत है। विधवा ऐसा नहीं जी सकती, विधवा को बहुत चीज़ फॉलो करना पड़ता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। क्या पहनना है, नहीं पहनना है, ये सब अपने माँ से पूछ लिया करो, किसी बुज़ुर्ग महिला से पूछ लिया करो, उस हिसाब से तुम कपड़ा भी पहना करो। ऐसी ऐसी बातें धीरे करने लगे थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीता, दिन बीता, उस नैना के ऊपर अब पेशार होने लगा। नैना को हर चीज़ पे रोका जाता था, जो भी वो करती थी हर चीज़ पे वो रोका जाता था। इस पे पूजा बहुत गुस्सा होती थी। पूजा अपने घर वाले को भी कहते थे, जो आप लोग पड़ोसी से तो कहती ही थी, वो जो नैना का छोटी बहन होती है, और वो कहती थी जो आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो, वो सब ज़माना गया, अब नई ज़माना है, यहाँ अब सब चलता है। यहाँ जो नैना जिस हिसाब से रहना चाहती है वो अपने हिसाब से रह सकती है। वो अपने पति का घर छोड़ चुकी है, वो उसके मायके है, वो जैसे जीती थी वैसे ही जिएगी। आप लोग क्यों इसे तना देते हो, क्यों इतने प्रेशर करते हो। ये सारी बात सुनने के बाद जो नैना और पूजा की माँ होती है, उनका नाम होता है रंजीता। रंजीता कहती है, हाँ थोड़ा बहुत किताब क्या पढ़ ली, तुझे पूरा दुनिया की समझ आ गई, तू अपना काम कर और हम लोग के मैटर में मत पढ़, और तू नैना के बातों में ज़्यादा मत रहे। अब तुझे भी कुछ दिनों में अपने ससुराल जाना है, तो ये सब जो जिस हिसाब से तू बात करती है उस हिसाब से बातें मत किया कर। एक माँ अपने बेटी को डांटती है, फटकारती है, लेकिन नंदलाल भी कहीं ना कहीं अब बेटी लोग से परेशान हो चुके थे। आसपास के लोग ताना मारते। नैना अपने घर में भी खुश नहीं रह पा रही थी। नैना शादी के बाद जब विधवा हुई तो अपने ही घर उसको पराया लोगों का घर लगने लगा, क्योंकि अपने लोग भी उसे अब ताना देने लगे, हर बात पे हर काम पे रोकने लगा। अगर वो कोई अच्छा कपड़ा पहन लेते तो उसको उतारवा देते, जो ये कपड़ा तू नहीं पहन सकती, विधवा औरत ऐसे अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकती, ऐसा कलरफुल कपड़ा नहीं पहन सकती, तुझे नॉर्मल और सादा कपड़ा पहनना चाहिए, यानी जिसपे पेंट वगैरह ना हो, ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए। अब नैना भी सोच में पड़ जाती है, एक कम उम्र की लड़की, उसे तो ज़्यादा समझ तो है ही नहीं। तो अब माँ बाप, उसके बाद आसपास के लोग कहते थे, ये सब से पूजा बहुत गुस्सा होती, लेकिन पूजा नैना को समझाती, ये सब ऐसे ही है लोग, तुझे अपने आगे बढ़ना है, तू एक काम कर, तू घर पे रहेगी, क्योंकि वो ग्रेजुएट कर चुकी थी, आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसका शादी हो चुकी थी। अब नैना पूजा को सारी बात बताती है, देख घर वाले और आसपास के लोग जिस हिसाब से मुझे ताना दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी, ऐसा तो लगता है मैं जान दे दूं अपना। तो पूजा रोने लगती है, छोटी बहन रोने लगती बड़ी बहन की बात सुनकर। तो नैना को कहती है, पूजा देख अगर दोबारा ऐसी बात करेगी तो तुझसे पहले मैं मर जाऊंगा। क्योंकि दोनों बहन कम, सहेली ज़्यादा थी, बहुत दोनों में जमते थे।
तो पूजा अपनी बहन को मना लेती थी, जो मेरी खातिर तो कभी ऐसा बात अपनी ज़बान पर मत लाना। तू एक काम कर, अगर तुझे घर में बोर होता है, बोर हो जाती है, तो घर वाले ताना देते हैं, आसपास के लोग ताना देते हैं, तू घर पे रहा मत कर, तू फिर से दोबारा पढ़ाई शुरू कर। तू कुछ पढ़ लिख ले, क्योंकि ग्रेजुएशन कर चुकी है और इसमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो आगे और कोई 2-4 क्लास कर ले, उसके बाद तू नौकरी, तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो अच्छे से ज़िंदगी जीने लगेगी। ये पूजा ने समझाया तो नैना को भी समझ में आया। नैना अब पढ़ना चाहती थी। एक दिन पूजा पूजा जिस कॉलेज में थी वो अपने दोस्त लोग से बातें किया। नैना के किसी जगह में पढ़ाई करने की बात की, यानी नैना को उसी पूजा के कॉलेज में लेक्चर के लिए बुलाया गया। सारी बात उस प्रिंसिपल से कहा था पूजा ने। लेक्चर के लिए बुलाया गया, प्रैक्टिस के लिए। तो नैना को वो बात खुशी खुशी आके बताती है। सुबह सुबह नैना जो है तैयार होकर पूजा के साथ निकल रही थी। माँ ने देख लिया और रंजीता कहने लगी, कहाँ जा रहे तुम लोग, और ये नैना कहाँ जा रही है इतना सज सबर के। तो पूजा हंस हंस के बोले, माँ जो नैना जो है मेरे कॉलेज में लेक्चर देने जा रही है, उसे प्रैक्टिस के लिए बुलाया है, हो सकता है उसके लेक्चर अच्छा लगे तो उसको नौकरी मिल जाए। इसे सुनने के बाद रंजीता गुस्से में भड़क उठती है और चिल्लाती है, डांटती है पूजा को, जो तुम लोग समझ क्या रखे हो, ये कोई हंसी मजाक है। एक विधवा को इस तरह से इस तरह से वो जा रही है जैसे किसी शादी विवाह में जा रही है, सज सबर कर। आसपास के लोग क्या कह रहे, इसे कुछ समझ तो है ही नहीं। अब माँ की इस तरीके को बात सुन के नैना फिर से रोने लगी। पूजा फिर गुस्सा होती है। अब पूजा गुस्सा होती तो नंदलाल, जो पूजा और नैना का पिता होता है, वो भी अपने कमरे से बाहर आते हैं और दोनों को फटकारते हैं और कह देते हैं, अब पूजा के लिए भी लड़का तलाश करो। पूजा जब तक घर पे रहेगी वो तब तक नैना को परेशान कर देगी और नैना को उल्टी सीधी समझाएगी। दोनों को फटकारते हैं, दोनों को सीधा मना कर देते घर से बाहर निकालने को। फिर कुछ समय बीता, नैना घर में बंद हो गई थी। अब यहाँ पूजा के लिए भी रिश्ते की तलाश हो रहा था। इसी बीच जो है कुछ दिन समय बीत जाने के बाद एक दिन सारे लोग एक ही जगह पर बैठा हुआ था। अमित जो छोटा भाई होता है कुछ बात कहता है। तीनों भाई बहन वहीं पे बैठा हुआ था। नैना था, पूजा थी और अमित था। अमित इतने में कुछ बात करता है जिसमें दोनों बहन हंस पड़ती है। और इसी बीच पास का ही रहने वाला एक आंटी वो आ जाती है और नैना को हंसते हुए देखा तो उसकी नज़र नैना की तरफ गई और उसकी माँ रंजीता भी उस टाइम कमरे से बाहर आई। फिर वो आंटी कहने लगा, अरे रंजीता, लोग आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, और ये तेरी बेटी विधवा होकर इतना हंस हंस के बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ शर्म लज है कि नहीं इसे। उसे ताना देने लगे उसके माँ के सामने, उसके माँ को सुना सुना के। तो रंजीता भी उसमें कहने लगा, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ, अब मैं क्या कहूँ इन लड़कियों को, ये लोग समझते तो है ही नहीं। अब वो आंटी वहाँ से ताना दे के चले जाते हैं। अब ये भी कहने लगता है, शायद वो के ससुराल वाले सही कहते हैं, इस नैना में ही कुछ दोष है, नहीं तो पति मर जाने के बाद कोई इतना खिलखिला के थोड़ी हंसते हैं। ऐसी बात सुन के पूजा भी गुस्सा होती है और आंटी को कहते हैं, अगर हंसी इतना भी बुरा है आप आते ही क्यों। फिर से पूजा चिड़चिड़ापन लेकर उस आंटी को चिल्लाती है। इसे सुनने के बाद रंजीता उसे अपने बेटी को डांटती है। पूजा अपने कमरे में चली जाती। थोड़ी देर में नैना भी चली जाती है अपने कमरे में। नैना फिर से रोने लगती है। पूजा फिर से जाके समझाते हैं। यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में पूजा के लिए रिश्ता आया। जब पूजा के लिए रिश्ता आया, जो रिश्ता आया था उन लोगों ने देखा कि नैना भी उस घर में मौजूद थी और वो कुछ परोस रही थी खाने पीने का। तो जो रिश्ता आया था वो लोग ने बाद में इन लोग को मैसेज दिया, जो हमें आपके लड़की पूजा पसंद नहीं है। जो पूजा के ऊपर एक लड़की और थी नैना, क्योंकि वो घर में विधवा के जैसे नहीं रहती थी पूजा के समझाने के बाद, और घर वाले इतने मना करने के बाद भी वो ऐसे हिसाब से रहती थी घर पर, जो किसी को पता ही नहीं चलता था जो विधवा है। तो उन लोगों ने कहा, जो एक लड़की और थी जो हम लोगों को कुछ चाय वगैरह परोस रही थी, वो लड़की हम लोगों को पसंद है। ये बात सुनने के बाद घर वाले में एक हलचल सी मच गई और फिर बाद में उन लोगों को बताया गया वो उसी घर की लड़की है, लेकिन उसके शादी हो चुकी है, वो विधवा है।
अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है विधवा लड़की एक उस घर में है और इस हिसाब से रहता है, तो लोग सीधा रिश्ता तोड़ देते हैं। जैसे ही रिश्ता तोड़ता है, रिश्ते के तोड़ने के वजह उन लोगों को पता चलता है नैना के घर वाले को, तो इस पर भी नैना को दोष दिया जाता है, जो नैना के वजह से अब रिश्ता भी टूटने लगे हैं। रिश्ता भी अब पूजा का शादी होना मुश्किल है, इसके जिम्मेदार भी नैना को ही मान रहे थे। तभी जो है अब जब भी पूजा को देखने के लिए कोई लड़का वाले आता है, तो नैना को घर से बाहर निकलने को भी पाबंदी लग गया था, यानी कमरे से बाहर निकलना उसके लिए पाबंदी हो गया था। अब नैना कमरे के अंदर रहती। कुछ दिन जाने के बाद पूजा का भी रिश्ता लग जाता है। पूजा का रिश्ता तो लग जाता है, शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है, लेकिन शादी से पहले पूजा ने बहुत कसमें दिया था नैना को, जो देख अगर तूने कुछ कर लिया, तूने कुछ कर दिया तो मेरे मरा हुआ मुंह देखेगी। तू अगर तेरे अंदर जो ख्याल आता है सुसाइड करने का, जान दे देने का, तो तू समझ लेना जिस दिन तू मरेगी तेरे खबर मैं सुनूंगी, क्योंकि मैं तो इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। पूजा को पता थी जो उसकी बहन को बहुत सताते हैं, घर वाले भी सताते हैं, आसपास के लोग तो सताते ही हैं और घर वाले भी सताते हैं, इसीलिए पूजा को एहसास था जो ऐसा ना कुछ कदम उठा ले। तो कसम लेते हैं नैना से, जो जिस दिन मैं तेरे कुछ गलत काम की वजह से सुनूंगा, जो तूने इस हरकत को अपनाया, तो मेरे मरा हुआ मुंह देखेगी और मैं भी उसी दिन मर जाऊंगी। वो अपने बहन को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। नैना भी कसम खाती है जो नहीं, ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं, तेरी कसम मैं जान तो बिल्कुल ही नहीं दूंगी। पूजा इत्मीनान हो जाती है। फिर वो दिन भी आता है, पूजा का शादी हो जाती है। अब पूजा के शादी के दिन जब हॉल में जाते हैं, क्योंकि घर पर नहीं हो रहा था, एक हॉल बुक किया था, उस हॉल में शादी होता है और उस शादी में नैना को ले जाने पर मना कर देते, क्योंकि वो विधवा है, अगर शादी माहौल में जाएगा तो अब शगुन होगा, ये सब माना जाता था। घर पे रह जाते हैं कुछ बूढ़ी औरतें जिनका पति नहीं होता है, यानी सारे विधवा, और एक जवान जो नैना, वो भी विधवा थी, वो भी घर पर रह जाती है। पूजा को नहीं बताया गया था, पूजा को लगा था वो भी आई है, नैना भी आई होगी, किसी काम काज में व्यस्त होगी, बिजी होगी। अगर पूजा को पता होता तो शायद वो शादी से ही इनकार कर देती, लेकिन पूजा को ये बात बताई गई नहीं थी, वो दुल्हन थी। अब शादी हो जाता है। शादी जिस हॉल में हो रहा था, शादी उस जगह पे सारे मेहमान थे। रात के वक्त नैना घर पर अकेली थी और कुछ बूढ़ी औरतें थी, वो लोग सो जाते हैं। नैना को नींद नहीं आ रही थी। तभी जो है कोई आकर दरवाज़ा खटखटाता है। नैना बाहर आती है, क्योंकि 2 मंजिला का घर था, वो नीचे उतरती है, दरवाज़ा खोलती है। खोलने के बाद देखते हैं कि सामने उसकी बड़ी बहन का पति, उसका जीजा, जो रविंदर नाम होता है, रविंदर खड़ा है। रविंदर को कहते हैं, अरे जीजा जी आप आइए ना अंदर। जो रविंदर जो है नशे में चूर था, शराब वगैरह पिया हुआ था। वो उसी बीच देखता है कि घर पूरा खाली है। वो नैना को पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं। नैना कह रही है आप क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वो जबरदस्त नैना वहाँ से अपने जीजा के जंगल से छूटकर वो चले जाते, अपने कमरे में जाकर लॉक कर लेते और रोने लगते हैं। कुछ ही समय में सारे लोग आ जाते हैं। आने के बाद रविंदर उसी घर में मौजूद था। रविंदर चाहता था जो नैना के साथ वो गलत काम करे, लेकिन नैना घर के कमरे के अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। रविंदर बहुत दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन नैना दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। तभी सारे लोग आ जाता है शादी समारोह से, जहाँ से शादी हुआ था। पूजा वहाँ से ससुराल चले जाते हैं, यानी दूल्हे के साथ वो उसके घर में चले जाते हैं। यहाँ सारे लोग घर कर वापस आते तो आकर देखता है कि रविंदर जो है वहाँ चुपचाप बैठे, और रविंदर का पत्नी भी आ जाती है, जो सुष्मिता नाम होता है। सुष्मिता अभी पूछते अरे तुम कब आए, तो रविंदर कहता है जो मैं थोड़ी देर पहले आया, लेकिन तुम्हारी जो बहन है उसकी हरकत बहुत गलत है। तो कहने लगा क्या किया, तो रविंदर कहने लगा, रविंदर अब अपने आप को बचाने के लिए ऐसा ना जो हो नैना बाहर निकल के उसके नाम पे कुछ बोले, जो किया उसने हरकत। नैना बोलने से पहले ही रविंदर यहाँ चाल चलते हैं और सारे लोगों के सामने कहता है, अब सबके सामने क्या बताओ, तुम्हारी बहन जो है मुझे अकेला देखकर मेरे ऊपर झपट पड़े, मेरे ऊपर डोरा डालने लगे। इसे सुनने के बाद सुष्मिता बहुत गुस्सा होती है, बड़ी बहन। वो नैना को आवाज़ देती है। नैना दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और कहती है, नैना तेरे जीजा क्या कह रहे। तो नैना कहती है, दीदी ये जो है मेरे ऊपर ऐसा कर रहे थे, जो भी उसके साथ किया वो बताए। लेकिन सुष्मिता को यकीन नहीं हुआ। सुष्मिता को पहले ही झांसे में ले लिया था रविंदर।
तब सुष्मिता अपने विधवा बहन नैना के ऊपर चिल्ला रही थी। इतने में रंजीता आ जाती है, इन बच्चों का माँ, जो नैना की माँ होता है। रंजीता भी आ जाते हैं और पूछते क्या हुआ, क्यों चिल्लाम चिल्ली हो रहे। तो सुष्मिता सारी बात बताते हैं। इसे सुनने के बाद रंजीता चुप खड़ी रहती है। फिर रविंदर कहता है, और मैं क्या शौक से आया था, मुझे तो माँ जी ने भेजा था, यानी अपने सास के बारे में बोला था। जो माँ जी ने मुझे कुछ सामान लेने के लिए भेजा, लेकिन मैं जैसे ही वो सामान ढूंढने लगता हूँ तो नैना पीछे से आकर मुझे ऐसे दबोच लेता है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो ऐसा क्यों कर रही है। इसे सुनने के बाद रंजीता भी गुस्सा होती है और नैना को फटकारती है, जो तू बाज नहीं आएगी तो पराया लोगों का, हम लोगों का इज्जत मिट्टी में मिला के रहेगी। अगर घर की बाहर ये बात गई तो हम लोगों का बदनामी कितनी होगी, तुझे एहसास भी है। और ये तेरा जीजा है, तो अपने जीजा को ऐसा करने। तभी सुष्मिता कहती है, हाँ हाँ, उसकी जवानी तो उफान मार रहे हैं ना, कम उम्र में ही अपने पति को खा गई, अब मेरे पति के ऊपर डोरा डाल रही है। इसे सुनने के बाद नैना के तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। जो अपने ही लोग उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा है, एक पराया आदमी के ऊपर उन लोगों का विश्वास है, भरोसा है। और मेरे घर वाले, मुझे जिसने जाना है, मुझे जन्म दिया है, वो भी मेरे बातों पर यकीन नहीं कर रहे, मेरे बातों पर भरोसा नहीं कर रहे। उसे बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख पहुंचता है। आखिरकार वो फैसला करते हैं जो अब वो इस घर में नहीं रहेगी, वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। और एक दिन ऐसा ही करती है वो सारे सामान पैक करती है। दूसरे ही दिन, मतलब जिस दिन ये पूरी घटना हुआ उसके साथ रात को दूसरे ही दिन वो सारे सामान पैक करते और घर से सुबह सुबह निकालते, सारे लोगों को कह के जाते मैं जा रही। तो इसमें नंदलाल जो है, जो रंजीता का पति, इन सारे बच्चों का पिता, नैना का पिता, वो कहता कहाँ जा रही है तो कहने लगी है मैं अपना ठिकाना ढूंढ रही हूँ, यहाँ पे मैं अब नहीं रह सकती। नंदलाल इसमें बहुत गुस्सा होता है और कहता है, जो अगर तूने इस घर से कदम बाहर रखा तो तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए ये घर की दरवाज़ा बंद, ये तू सोच समझ कर तू बाहर निकल। और सुष्मिता, बड़ी लड़की भी घर पर मौजूद थी, शादी समारोह में आए हुए थे। सुष्मिता कहती है, हाँ हाँ, अब ये घर पे जो वो चारा डाल रही थी, मछली नहीं फंस रहे तो बाहर अब ये उसको मुंह मारने को मिलेगा, इसीलिए वो घर से बाहर जा रही है। ये बात सुनने के बाद नैना को और ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, सारे घर वाले ही है, पराया होता तो वो कुछ जवाब देती। घर वाले लोग ही उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, सलूक। तो नैना वहाँ से निकल जाती है। सारे लोगों का ताना सुनने के बाद, सब बाप की धमकी सुनने के बाद भी वो घर से निकल जाता है। जाने के बाद वो काम ढूंढने लगते हैं। पूरा दिन निकल जाता है। वो क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो स्कूलों में काम ढूंढ रहे थे। उसके पास और तो वो कुछ काम जानते नहीं थे। सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है, लेकिन शाम को जब स्कूल सारे बंद हो गए, उसको नौकरी नहीं मिला। एक स्कूल से वो बाहर आ रहे थे, तब स्कूल का एक गार्ड, वॉचमैन ने पकड़ा और कहने लगा, मैडम आप किस काम से आए थे। वो मैडम के आंख में आंसू थी। वो वॉचमैन समझ जाते हैं जो मैडम बहुत तकलीफ में है। तो उसे पूछता है, मैडम बताइए, हो सकता है मैं आपका कुछ काम आ जाऊँ। तो नैना ने बताया, जो मैं नौकरी की तलाश में हूँ, सुबह से भटक रही हूँ और मुझे काम नहीं मिल रहा। तभी वो वॉचमैन ने कहा, अगर ऐसा ही है तो आपको मैं एक एड्रेस देता हूँ, आप वहाँ पे जाके मिल लो, आपके काम आपके लायक कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। अब वॉचमैन ने एक एड्रेस देता है, उस एड्रेस पे पहुँचता है। एक होटल था और जाने के बाद बातचीत करता है तो उसे काम लग जाता है और उसे कहा जाता है, जो जिस लिबास में तुम हो, इस लिबास में इस होटल में काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें इस रिसेप्शन के आसपास खड़े रहना है। जैसे ये सारी लड़की हो खड़ा है, लड़की बहुत सारी खड़ी थी वहाँ पे, ये सारी लड़की जैसे खड़ी है, तुम्हें भी इस हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो कल सुबह से नौकरी पर आ जाना। नौकरी लग जाती है, बहुत खुश होती है, पहली बार उसे काम मिला। अगर काम नहीं मिलते तो क्या करते। अब नौकरी मिल जाती हो, हाँ में हाँ मिला देते, ठीक है मैं ये काम करूँगी। अब उसके बाद उसको रहने के लिए जगह भी नहीं था। यहाँ रात हो गई थी, शाम को होटल पहुँची थी, फिर उसके बाद शाम हो जाती। अब उसे रहने के लिए, क्योंकि बाप ने साफ इनकार कर दिया, तो घर पर लौटना नहीं। इसी वजह से वो अब घर ढूंढने लगती, जो कहाँ जाए। उसके लिए सारे दरवाज़ा बंद था। तभी उसको ख्याल आता है, उसकी एक सहेली है जो उसके साथ पढ़ाई करती थी, रवीना नाम होती है। रवीना के पास पहुँचते रात के वक्त, रवीना को सारी बात बताता है। रवीना कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, देख मेरे पति तो महीने में एक बार आते हैं, कुछ दिन रहता है, फिर वो चले जाते हैं। तो मेरे 2 कमरा बना हुआ है, तो दूसरे कमरे में रह जाना,
एक जो रेंट तय होता है, जो इस तरह मैं कह दूंगी जो रेंट पे दिया हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को भी तू ट्यूशन दे दिया करना शाम के वक्त जब तू काम से लौटेगी। ये बात तय होता है। जो नैना है रवीना का शुक्रिया अदा करती है, और रवीना भी जॉब करती थी, दिन भर बाहर रहती थी। कुछ दिन एक करीब करीब महीना होने को ही था, तभी जो है रवीना का भी घर पे वो बच्चे को पढ़ाते और रवीना ड्यूटी पे करते, यहाँ नैना भी ड्यूटी करती। वो वहाँ पर जाते, रिसेप्शन में खड़े रहते, लोग आते, लोग सारे लड़कियों का पैर से लेके सर तक देखते रहता था, जो कम कपड़ों में खड़ी रहती। और एक विधवा होकर इसका मजबूरी था, ये विधवा होकर भी ये कम कपड़े मजबूरन था, तो कम कपड़े पहन के वहाँ पे खड़ी रहती। सारे लोग उसको ताकते, उसको क्या, जितनी भी लड़की है सारे लोग ताकते, यही काम था उसका। और लोगों को रूम दिखवाना होटल में, जो इस कमरे में आपको रहना है, यानी वो एक गेस्ट हाउस जैसा था। ये सारे चल रहा था। इसी बीच रवीना को पहला सैलरी, बल्कि नैना को पहली सैलरी मिलती, 1 महीना हो चुका था। उसका पहली पगार, पहली सैलरी मिलते ही वो बहुत खुश होता है। अब वो उस खुशी को बांटना चाहता था। मिठाई का डब्बा लेते हैं, लेने के बाद सीधा रवीना के घर जाते हैं। रात को शाम के वक्त वो रवीना के घर पहुंचता है और सोचता है कि सेलिब्रेट करेंगे। तब तक रवीना घर पर नहीं आई थी। दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चों को चॉकलेट देती है, और दोनों बच्चे भी उससे खुल मिल चुके थे। दोनों बच्चे को चॉकलेट देती है। उसके बाद वो किचन में जाती है, कुछ खाने के लिए वो चेक ही कर रहा था, तभी उसको पीछे से कोई पकड़ लेता है। अब जैसे ही पकड़ते हैं तो वो कहने लगती है, आवाज़ से चीखती है, अरे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम। तो जैसे ही वो इसकी आवाज़ निकालते हैं, वो व्यक्ति भी छोड़ देता है। और नैना जो है पीछे पलट के देखती है कि रवीना का पति राहुल है, क्योंकि राहुल को उसने देखा नहीं था, लेकिन फोटो में देखा था। देखते ही पहचान गया ये राहुल है। और राहुल भी सॉरी कहने लगा, जो अरे मेरी गलती हो गया, मैं समझा रवीना है। तो इसमें नैना कहता कोई बात नहीं। इतने में रवीना वहाँ पर आ जाती है। रवीना को जैसे ही इन दोनों के ऊपर शक हो गया, जो ये दोनों कर क्या रहे और चीखी क्यों। दोनों सफाई दे रहा था, लेकिन रवीना को सफाई नहीं चलती। वो सीधा उस नैना को कह देती है, जो देखो नैना, ये मेरा पति है, मैं अपने पति को अच्छे तरह से जानती हूँ, वो किस टाइप का इंसान है। तुम एक काम करो, आज की रात यहाँ पे रह जाओ और कल सुबह सुबह चली जाना। और राहुल एक बात भी नहीं कह रहा था। राहुल चुपचाप खामोश खड़ा था, क्योंकि राहुल भी रवीना से डरता था। भले ही पति था, लेकिन वो अपनी पत्नी से भी डरता था। फिर उसके बाद रवीना गुस्से में आग बबूला हो उठती और कहती है, ये तुम मिठाई किस लिए लाए हो, इम्प्रेस करने के लिए। अब सहेली होकर उसे भी अब तना देने लगा, सहेली होकर भी नैना को तना देने लगा। अब मुझे समझ में आया तुम्हें घर से क्यों निकाला गया, क्योंकि वो अपनी जीजा का हरकत भी अपने सहेली से कह चुकी थी। इसीलिए वो रवीना को मौका मिल गया, नैना को ताना देने लगे। अब तुम जो भी कहा था मुझे यकीन नहीं हो, मैं यकीन कर लिया था, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं होता। एक काम करो, तुम अभी निकल जाओ। अब नैना क्या करते बेचारी, घर उसका है। ये जो भी कुछ कह रहे थे उसे एक बात भी नहीं कह रही थी नैना, क्योंकि उसे लगा था जो घर वाले ने जब इतना ताना दिया, घर वाले ने जब इतना ऊंच नीच कहा, ये तो सहेली है। वो घर से निकल जाती है। घर से तो निकल जाती है, उसके पास कुछ पैसा था। अब वो रात के वक्त जाए तो कहाँ जाए, कहाँ घर ढूंढे। तो फिर से वो एक गेस्ट हाउस में पहुंचता है। एक छोटा मोटा होटल है, वहाँ पे पहुंचता है। उसके पास पैसा था, रात तो कैसे भी करके बिताना है, इस वजह से उसके पास पैसा था। वो वहाँ पे पहुंचता है, एक उसे कमरा मिल जाता है। और कमरे में जाकर जो भी वो मिठाई वगैरह लाया था बच्चों के साथ, रवीना के साथ खुशियाँ मनाने के लिए, उसमें से थोड़ा बहुत कुछ खाती है, पानी पीती, और उसी जगह पर सो जाते बेड पे। बस सो के 2 घंटा बीता था, उसके दरवाज़ा में ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आया। उसने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि सामने पुलिस है। लेडीज़ कांस्टेबल भी था और पुलिसकर्मी भी था। उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उस कह रही थी जो मैंने क्या किया। तो फिर उसे पकड़ने के बाद पुलिस गाड़ी में बिठाते हैं। उसमें और भी सारी लड़की लड़का था, सब कम कपड़ों में था। तब इसे समझने में देर नहीं लगा, जो हाँ मैं फंस गई। ये जो जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं, टाइम पास करते हैं, और रेड पड़ा तो इन सारे लोगों को पकड़ लिया गया। उसमें नैना का भी नाम आ जाता है। सारे लोगों को पकड़ कर थाने ले जाता है, लेकिन नैना बार बार मिन्नतें कर रही थी। पुलिस वाले नहीं सुन रहा था। एक लेडीज़ कांस्टेबल उसको थप्पड़ झाड़ती है और कहती है
ऐसे सारे लोग कहते हैं। तो क्या साथी सावित्री है जो इस रूम में था? किसके इंतज़ार कर रहा था? अपने आप को खुद अपने आप को भला समझ रही है। तेरे जैसा कितना आया कितने गए, धंधा करती है। ये सारी बात कहने लगा। दूसरे ही दिन अखबार में ये छापा, पेपर में फ़ोटो के साथ छापा, इतनी लड़कियाँ, इतना लड़का पकड़ा गया। जो उस जगह पे गैर कानूनी धंधा होता था, जिस्म फरोशी का धंधा होता था। अब फ़ोटो के साथ छापा। नैना के घर वाले को ये सारी बात पता चला, क्योंकि नैना का जब पिता है नंदलाल, वो रोज़ अखबार पढ़ा करते थे। अखबार में फ़ोटो के साथ अपनी बेटी को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते और घर वाले को बताता है और नैना की एक तस्वीर में हार चढ़ा देते हैं, जो आज के बाद नैना हम लोगों के लिए मर चुकी है। अब ये बात कई सारे लोगों को पता चला था। नैना जिस जगह का रहने वाली थी, जिस आसपास के लोगों को पता चला था नैना अब जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गए। ये सारी बात पता चला, लेकिन नैना के साथ जो कुछ भी हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता था। अब नैना वहाँ पुलिस में रिक्वेस्ट तो कर रही थी, सारे लोगों का धीरे धीरे कोई ना कोई आकर जमानत दे दी, लेकिन नैना को जमानत कौन देगा? नैना को ख्याल आता है, नैना जिस जगह पर काम कर रही थी, जो 1 महीना काम किया था उस होटल में, उस होटल का बॉस को फ़ोन करता है और उसे कहता है, जो होटल का बॉस होता है उसका नाम है महेंद्र। महेंद्र को फ़ोन करता है और पुलिस स्टेशन का नाम बताता है। महेंद्र आता है पुलिस स्टेशन में, उसे जमानत देकर लेकर चले जाते हैं और उसे सारी बात कहता है। नैना भी अब मजबूरन सारी बात अपने बता देते हैं महेंद्र को। तो महेंद्र कहता है, देखो मेरे पास मेरा घर तो है, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा एक फार्म हाउस है, तुम्हें अगर एतराज़ ना हो तुम मेरे फार्म हाउस में रह सकते हो। अब यहाँ नैना मजबूर है, क्या करे? नैना हाँ करती है और उसे फार्म हाउस में लेकर चले जाते महेंद्र। महेंद्र फार्म हाउस में चले जाते हैं, कमरा दिखाया जाता है, बड़ा सा जगह है, 2-4 वॉचमैन है, 2-4 गार्ड है जो फार्म हाउस का देखभाल करते, कामकाज करते उसी जगह पे। अब महेंद्र जो है उस फार्म हाउस में कभी कभार टाइम पास करने के लिए आता था, वो ऐसी टाइप का इंसान था। तो नैना वहाँ रहने लगती है और ड्यूटी करने लगता है, लेकिन नैना को ऐसा लग रहा था, उससे अंदर एक डर था महेंद्र को लेकर, क्योंकि महेंद्र जब भी आता था फार्म हाउस में नशे में था, नशा करता था और मस्ती करने के लिए वो फार्म हाउस में आता था। तो नैना को डर लगता था ऐसा ना हो जो महेंद्र मेरे साथ कुछ गलत कर दे। इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से निकल कर भाग गया। एक दिन मौका मिला और नैना जो है वहाँ से चुपचाप अपने कपड़ा बैग में ठूसा और वहाँ से भाग गया। भाग कर जाए तो कहाँ जाए? अब वो कैसे भी करके रेलवे स्टेशन पहुँचता है। रेलवे स्टेशन में पहुँचने के बाद अब उसे ये नहीं पता था कौन से शहर जाना है, कहाँ जाना है। उसे एक ट्रेन दिखाई देता है जो मुंबई जाने वाली थी। मुंबई के ट्रेन में वो बैठ जाती है। अब जैसे ही बैठ जाती है अब एक अकेली औरत थी, तो सारे लोग उसको घूरते रहता है। वो बैठी रही। एक दिन हो चुका था, पूरा दिन बीत जाने के बाद दूसरा ही दिन उसे मुंबई सेंटर में पहुंचा देता है वो ट्रेन। सारे लोग उतर के बाहर जाने लगते हैं। नैना भी उन लोगों के साथ पीछे पीछे, जिस तरफ ज़्यादा लोग जा रहे थे बाहर उस तरफ भी वो आने लगे। अब मुंबई सेंटर उतरने के बाद एक ब्रिज आती है जो ऊपर से जाती है, फ्लाईओवर। वो भी उस जगह पर आती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था किस तरफ जाए, लेफ्ट जाए राइट जाए। तो कुछ लोग लेफ्ट की तरफ जा रहा था ज़्यादातर, तो नैना भी लेफ्ट की तरफ चल देते। कुछ समय जाने के बाद एक बाज़ार लगता है, एक मार्केट होती है। कुछ कदम चलने के बाद, कोई आधा किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर चलने के बाद एक बाज़ार लगता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, औरतें हैं, दुकानें हैं। तो नैना उस जगह पर एक बेंच पे बैठ जाता है। तब तक शाम को करीब 7 साढ़े 7 हो चुका था। अब धीरे धीरे रोशनी ख़त्म हुई और जो सड़के का लाइट है वो चालू होने लगा। वो देखती है कि थके हारे से थी, वो बेंच पे बैठे बैठे देखती है कि यहाँ पे जितनी रात हो रहा है उतनी ज़्यादा पब्लिक हो रहे हैं और औरतें लड़कियाँ सब छोटे छोटे कपड़े पहन कर और बाहर आने लगे, रास्ते पर खड़े होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नैना जो है मुंबई की रेड लाइन एरिया में पहुंच गया था। उस जगह का नाम है कमाटीपुरा। अब कमाटीपुरा में एक बेंच में वो बैठी रही, वो सारे मंजर देख रही थी। तभी एक औरत आती है, एक 40 साल की औरत होती है, नाम है कविता। कविता आके उसको देखने लगती है। वो देख के समझ जाती है जो ये लड़की नहीं है और यहाँ पे क्यों बैठी है। तो उससे बात करते, जैसे ही बात करते नैना गुस्से में उसके तरफ देखने लगते हैं।
क्योंकि उसे लगने लगा था जो हर औरत, हर आदमी जो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, और उसे पहली भनक लग चुका था ये बाज़ार है और ये रेड लाइट एरिया है। तभी ऐसे लड़कियों छोटे छोटे कपड़े पहन के उसने सुनी थी बचपन में। तो उसे गुस्से में देखने लगा। तभी कविता कहने लगा, अरे तुम घर से कहाँ तुम रहती हो, और तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ अपने घर जाओ। तो नैना कुछ नहीं कहते। आखिरकार वो लड़की, वो औरत कविता नैना के पास बैठती है और पूछती है, जो देखो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तब नैना हंसती है और कहती है, अच्छा आप मेरे भले के लिए कह रहे हो? आज तक तो मुझे कोई मिला नहीं जो मेरे भले के लिए सोचा। सब ने कहा भले के लिए कह रही है, फिर बाद में मेरा ही फ़ायदा उठाना चाहते। कविता समझ जाती है ये सताई हुई लड़की है। तो फिर उसे पूछने लगा, जो देखो मुझे गलत मत समझना, तुम जिस जगह पर बैठे हो ना, ये बहुत गंदा एरिया है, और तुम्हें देख के भी लग रहा होगा यहाँ पे तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हारे घर है, अगर तुम घर छोड़ के आए हो तो घर चले जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो कविता बड़ी प्यार से उसे कह रहे थे। तब नैना को यकीन हो जाता, नहीं ये औरत अच्छी औरत है। तब नैना अपने बारे में सब कुछ बता देती है मुंबई में उस कविता को पूरी बात सुनना। जैसे पूरी बात कविता सुनती है। सुनने के बाद कविता कहती है, देखो तुम यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। एक काम करो, तुम्हें अगर मेरे ऊपर भरोसा है, मैं इस जगह से थोड़ी दूर में मेरा घर है, वो तारदो करके एक जगह है, वहाँ पे एक झोपड़ी में रहती थी, छोटा घर था, किराए पे रहती थी, लेकिन ये भी धंधा करती थी कविता उस रेड लाइट कमाटीपुरा में। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम मेरे घर में जाके रह सकती हो, फिर तुम कुछ काम काज ढूंढ लेना, उसके बाद तुम अपनी जगह चले जाना। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पे रह सकते हो, इससे कोई बात नहीं। कविता की ये बात सुनने के बाद नैना जो है कविता के साथ तारदो इलाके में चली जाती, उसके घर में। उसके घर में जाके वो कपड़ा वगैरह चेंज करती है, उसको कुछ खाना देते हैं, खाना वाना खाती है। पूरी रात दोनों वहीं पे सोते उस कमरे में। दूसरे ही दिन होते हैं, कविता कहती है, देखो तुम्हें कुछ आता है काम काज? तो वो कहने लगी, नहीं मैं एक होटल में रिसेप्शन में काम करती, तो सारी बात बता देती है। कविता कहती है, ठीक है, मुंबई में काम की कमी नहीं है, और तुम एक काम करो, मेरी एक सहेली है, मैं उससे बातचीत करती हूँ और तुम्हारे काम लगवा देगा। वो अपने सहेली से, कविता अपने सहेली से बातचीत करती है नैना के बारे में। नैना को एक शोरूम में, गैरेज होती है, बल्कि नई गाड़ी बेचने का एक शोरूम होता है, वहाँ पे बातचीत करके उसको काम लगवा दिया था। अब जो शोरूम का मालिक होता है साहिल भी है। साहिल से बातचीत करने के बाद दूसरे ही दिन से नैना को उस शोरूम में भेजा गया, जो अंधेरी में स्थित है। अंधेरी में उस शोरूम में काम करने लगता है, मुंबई के अंधेरी में, बहुत ही फेमस जगह है। वो काम पे चली जाती है। वहाँ कुछ दिन काम करने के बाद साहिल एक दिन घर पर पार्टी देते, रात के वक्त में सब सारे लोग, जितने भी लोग उसके शोरूम में काम करते थे, सारे लोग को इन्वाइट करते, जो आज रात को डिनर मेरे घर पे होगा। अब जितनी भी लड़कियां थी, सारे लोग फुसफुसाने लगे, जो हाँ जब भी साहिल सर घर पर डिनर पार्टी के लिए हम लोग को बुलाते हैं, प्रमोशन होता है सारे लोगों का, कुछ ना कुछ औदा दी जाती है। चलो ठीक है, सब लोग खुशी खुशी में शाम को नए नए कपड़े पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के, ऐसे जैसे लड़की लोग करती है, बाहर जाती हो नए नए कपड़े पहन के जाते हैं। तो सारे लोग जाते हैं, लेकिन नैना को भी समझा दिया गया था, जो देखो तुम अच्छे कपड़े पहन के साहिल सर के घर पे आ जाना, क्योंकि साहिल को सारे लोग सर कहते थे। नैना भी साहिल के घर पहुंच जाती है, कविता को सारी बात बताती, कविता भी परमिशन देते, जाओ सारे लोग जा रहे तो तुमको जाने में क्या दिक्कत है, तुम भी जाओ। अब जाने के बाद खाना पीना होता है साहिल के घर में। साहिल शादीशुदा था, पत्नी भी थी उसकी, और अलाउंस होता है। जो शोरूम का मैनेजमेंट में जो लड़की थी, इससे पहले एक महिला थी, उसका बदलाव करते हुए नैना को उस जगह का पोस्ट दे देती है। अब जैसे नैना 1 महीना से 1.5 महीना काम किया उस शोरूम में, सारे लड़कियों, सारे महिला फुसफुसाने लगा, जो नैना ऐसा क्या जादू कर दिया, सर ने 1 से 1.5 महीने के अंदर उसे शोरूम का एक मैनेजमेंट का पोस्ट दे दिया, मैनेजर का पोस्ट दे दिया, कुछ ना कुछ जादू किया होगा। फिर नैना का परिचय सारे लोगों से कराते हैं, जितने भी और भी लोग थे, अपनी पत्नी से करवाती है, सब लोग उसको बधाई देते हैं। और नैना बहुत खुश होकर घर लौटती है रात को टैक्सी से, क्योंकि उसके पास अब पैसा भी होने लगा। टैक्सी से वो घर आती है। घर आने के बाद कविता को सारी बात बताती है। कविता भी खुश, नैना खुश तो कविता भी खुश। कविता बहुत परेशानी में रहती थी,
एक छोटा-सा घर में, लेकिन तकलीफ़ों के साथ जीती थी, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बहुत खुददार महिला थी और जिस्म फरोशी का धंधा करते थे। तो इसीलिए नैना सोचती है अब उसको सैलरी अच्छी मिलेगी, उसके पास पैसा भी है। कहती है देखो, वो दीदी कहती थी, जो देखो दीदी, अब इस कमरे में हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग एक बड़ा-सा रूम लेंगे और मुझे यहाँ से आने-जाने में टाइम भी लगता है, इसीलिए थोड़ा आउट एरिया में जो जिस जगह पे मैं काम करती हूँ, शोरूम के आस-पास जगह ले लेंगे अंधेरी साइड में। तो कविता कहते ठीक है, चल देखते हैं। अब कविता को लेकर वो बहुत सारे रूम देखा, लेकिन किसी ने रूम देने से इनकार कर दिया, सारे लोगों ने। रूम किसी ने नहीं दिया। तब वजह समझ में नहीं आ रहा था नैना को, तब कविता ने समझाया। कविता कहती है देखो, मैं बाज़ारू औरत हूँ, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे लोग बाज़ार में घूमते हैं, हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को पास सुलाने के लिए बुलाते हैं, हम लोगों को पैसा उड़ाते हैं, लेकिन ये लोग समाज में इज़्ज़तदार कहलाते हैं। इसीलिए मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही, तुम्हें रूम नहीं मिल रहे। तो एक काम करो, तुम अपने लिए रूम ढूँढो। तो नैना इस पे सीधा इनकार कर दी, नहीं दीदी ऐसा कैसे हो सकता है, इतना दिनों तक तुम मेरे साथ दिए। तो कविता भी बहुत खुददार लड़की थी, जैसे कि मैं बताया, अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे नैना को। तो नैना को समझाया, नैना मैं कहाँ दूर जा रही हूँ, जब भी मेरा मन करेगा मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। बहुत समझा बुझाने के बाद नैना को एक कमरा मिल जाती है और कविता उसी तारदों में रहती है और जिस्म फरोशी का धंधा कमाटीपुरा में करती है। लेकिन नैना अंधेरी में शिफ्ट हो जाता है उसी शोरूम के आसपास। अब धीरे धीरे नैना जो है उस शोरूम में अपना नाम पहचान बना लिया था। उसके बाद कुछ समय जाने के बाद अब शोरूम के जो मालिक है साहिल जो है नैना को पसंद करने लगा था। नैना को ये एहसास होने लगा जो साहिल मेरी तरफ कुछ अलग निगाहों से देखता है। एक दिन साहिल ने नैना को अपने घर में दावत दिया। उस दिन घर पर उसके पत्नी भी नहीं थी। अब नैना घर पर गया तो जाकर देखा पत्नी नहीं है। साहिल ने दावत दिया तो उसको जाना ही पड़ा, शोरूम का मैनेजर जो है। उसके बाद खाना वाना खाया। उसके बाद साहिल ने अपने दिल की बात नैना को कह दिया। नैना इसमें कहने लगे, देखो सर, आप शादीशुदा हो और मैं एक विधवा हूँ। आपको मेरे बारे में शायद नहीं पता, मैं एक विधवा हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और मैं ऐसा गलत लड़की नहीं हूँ। साहिल ने सारी बात, दिल की बात जो है नैना को कह देता है। नैना सीधा इनकार कर देती है। नैना का पूरी ज़िंदगी का हिस्ट्री उसे बता देता है। लेकिन साहिल सोचता है, साहिल थोड़ा इसी टाइप का इंसान था, तो मौका का फ़ायदा उठाना चाहता था। इसी बीच जो है नैना को दबोचने की कोशिश करता है। नैना छुड़ा के वहाँ से भाग रही थी, तभी जो है साहिल का पत्नी आ जाती है और जैसे ही उस नैना को भागते हुए देखा तो वो चिल्लाने लगे, साहिल की पत्नी, जो क्या हुआ। तो नैना कहने लगा, जो ये साहिल सर जो है मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो इसमें साहिल की पत्नी जो है उसे यकीन नहीं होता है, क्योंकि साहिल का घर था वो। तो उसमें वो नैना को चिल्ला रही थी और डांट रही थी, क्योंकि साहिल भी मुकर गए थे। जो ये देखो ना, ये बहाने से मेरे घर आया, बोलता है कि इसमें सिग्नेचर कराना है, इसी वजह से, और मेरे साथ ऐसा गलत काम करने जा रहे थे। साहिल की पत्नी जो है गुस्सा हो जाती है और नैना को कहती है, नहीं नहीं, मेरे पति को मैं जानती हूँ और तुम क्या हो मुझे पता है। तुम एक बाजारू औरत हो, तुम जिस्म फरोशी का धंधा करते थे। इससे पहले मैंने तुम्हारे बारे में सारी चीज़ मुझे मालूम था, लेकिन मैंने अपने पति को नहीं बताया था। तुम्हारे पेपर में, अखबार में तुम्हारी फ़ोटो भी छापी थी। साहिल का पत्नी ने सारी बात साहिल के सामने कह दिया, वो फ़ोटो भी दिखाया। नैना का बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि नैना साहिल के घर में मौजूद था। नैना को उसको धक्के मार के वहाँ से निकाल देते और काम से भी निकाल देते हैं उसी वक्त, जो तुम्हें कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। साहिल अपने पत्नी के डर से साहिल वहाँ पे नैना को काम से निकाल देता है। अब नैना जाए तो कहाँ जाए, जहाँ से वो शुरुआत की थी फिर से उसी जगह पर पहुँच जाता है। अब की बार नैना सोचता है, जो मैं कविता के पास भी नहीं जाऊँगी, क्यों उस बेचारी को तकलीफ़ देना जो खुद तकलीफ में जी रही है। इसीलिए नैना सोच लेती है वो खुदकुशी कर लेगी, जान दे देगी। इसी सोच के मुंबई के सड़कों में रात के वक्त जा रहे थे, पीछे से आकर गाड़ी टक्कर मार देते, क्योंकि वो खुद अपने आप को मरवाना चाहती थी, इसीलिए गाड़ी के सामने आ जाती। जैसे ही गाड़ी का टक्कर होता है वो गिरती है। गाड़ी में सवार 2 लोग थे, दोनों उतारते हैं। एक महिला होती है और एक कोमल नाम का महिला होती है और एक लड़का होता है जिसका नाम है कृष्णा। दोनों उसको गाड़ी में बिठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। उसका मरहम पट्टी कराता है, ज़्यादा जख्म नहीं था। फिर उसको वहाँ से लेकर अपने घर चले आते हैं। जो कृष्णा और कोमल था वो रात भर वहीं सोए रहा
सुबह उसकी नींद आंखें खुली तो देखा कि एक आलीशान बंगला में है। देख के उसे पता चल गया। वो पूछ रहे मैं कहाँ हूँ। पास में कृष्णा बैठा हुआ था। कृष्णा कहने लगा ये आप मेरे घर में हो और आप कल हम लोग का गाड़ी से टकरा गए थे। आप अपने आप को क्यों मरवाना चाहते थे? आप खुदकुशी करना चाहते थे क्यों? वजह क्या है? नैना कुछ नहीं बताना चाहती थी, एकदम चुप बैठी रही। फिर उसके बाद कई मरतबा कृष्णा ने पूछा लेकिन नहीं बताया। आखिरकार जो कोमल है वो भी आती है, पूछता है जो कुछ बताया? तो कृष्णा ने बताया नहीं, कुछ नहीं बताया। हो सकता है तुमको बताए, तुम पूछो। कृष्णा वहाँ से चला जाता है। कोमल नैना को बहुत सारी बातें करते हैं। आखिरकार नैना सारी बात बताते हैं। कोमल सुनती है। सुनने के बाद कृष्णा को बताते और बताते ये जो कृष्णा है ना, ये मेरे भाई है, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। तुम्हें कोई डरने की बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं और तुम्हें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, तुम हमारे घर पे रहोगे। ये सारी बात कोमल कृष्णा मिलकर दोनों ने नैना को अपने घर में जगह दिया और ये लोग एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कामकाज करते थे। दोनों कृष्णा और कोमल नए नए लोगों को चांस देते थे। इनके अंडर में बहुत सारे फोटोग्राफर था जो लोग नए नए मॉडल की दुनिया में स्ट्रगल करते हैं, इन लोग का हेल्प करते थे। कृष्णा और कोमल इन लोग का एक प्रोजेक्ट था, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो एक दिन एक पंकज नाम का लड़का कृष्णा और कोमल के घर आते हैं। नैना उसी घर में कामकाज करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद नैना उस घर का सारी जिम्मेदारी उठा लिया था। तो दरवाजा में बेल डोर बजते हैं। नैना जो है दरवाज़ा खोलती है तो देखता है कि एक नौजवान लड़का पीठ में कैमरा टंगा हुआ है। अब नैना को सारी बात पता था जो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो लड़का जो होता है पंकज होता है। पंकज उसके तरफ टिकटिकाए देखने लगा। पंकज को एक ही नज़र में, पहली नज़र में नैना को पसंद आ गया था। नैना से अब वो देखने लगे। तभी जो है नैना कहने लगा किससे चाहिए? तो कहने लगा कृष्णा और कोमल कहाँ है? तो नैना बताती है ऊपर के कमरे में। ऊपर में कमरे में जब जाते हैं तो पंकज जो है कोमल को देखते हैं, कोमल को सारी बात बताते हैं जो लड़की कौन है। कोमल बताती है यार ये बहुत लंबी कहानी है, ऐसी ऐसी बात है, सारी बात बताया नैना के बारे में। अब पंकज को नैना पसंद आ गया था। पंकज इस बारे में भी कोमल से बात करता है जो देखो नैना मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। इसे सुनने के बाद कोमल तो कहती है अरे ये तो अच्छी बात है, शादी करना चाहते हो तो अच्छी बात है, तो दिक्कत क्या है? तो पंकज कहता है तुम्हारी हेल्प चाहिए। जब नैना को बात बताता है नैना सीधा इनकार कर देती है। नैना कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ, मैं एक विधवा हूँ और मेरे साथ ये सारे कुछ हुआ है। जब उसे पता चलेगा वो मुझसे रिश्ता तोड़ देगा और उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। पंकज को सारी बात कोमल ने बताया। पंकज कहता है जो भी उसके साथ हुआ है उससे कुछ मुझे लेना देना नहीं, बस मैं नैना को अपनाना चाहता हूँ। इसी बीच जो है एक दिन पंकज नैना को लेकर अपने घर भैया और भाभी से मिलाने जाते क्योंकि उसका भैया भाभी के अलावा कोई नहीं था। जब भैया भाभी को देखता है तो उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है नैना का। पंकज का जो भैया और भाभी है कोई और नहीं होता है, वही शोरूम का मालिक जो साहिल होता है, साहिल और साहिल का पत्नी। जैसे ही पंकज साहिल से अपनी होने वाला पत्नी से मिलवाता है, साहिल कहने लगा अरे तू पागल हो गया, तू जानता है ये कौन है? ये एक जिस्म फरोशी है, ये एक जिस्म बेचने वाली औरत है, ये इसका काम है, धंधा है। साहिल का पत्नी कहने लगा अरे वाह तुम तो बहुत जादूगर हो, बड़े भाई को फंसाने चली थी, बड़े भाई को दाना डालने चली थी, दाना डाली थी, जब नहीं फंसा तो छोटे भाई को फांस लिया। पंकज इसमें गुस्सा होता है और भैया भाभी को डांट फटकार देकर वहाँ से घर से निकल जाते हैं। जो मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया था, मैं नैना से शादी करने वाला हूँ। तो इसमें साहिल और साहिल की पत्नी पंकज को घर से निकाल देते हैं जो दोबारा अगर ऐसी बात कहा और नैना से शादी किया तो सोच लेना तेरे लिए इस घर की दरवाज़ा बंद। पंकज किसी का नहीं सुनता। नैना का हाथ पकड़ते सीधा उसको लेकर उसी कोमल के घर में आ जाता है और कोमल को सारी बात बताते हैं क्योंकि पंकज अच्छा खासा कमाता था। वो फोटोग्राफर था, नामचीन फोटोग्राफर था। उसके बाद अब शादी का दिन फिक्स हो जाता है। भैया भाभी के बगैर ही वो शादी करना चाहता था। इसमें कृष्णा और कोमल साथ देते हैं और सारे लोग जितने भी पंकज के पहचान वाले थे, कृष्णा के पहचान वाले थे, कोमल के पहचान वाले थे, सारे लोगों को इकट्ठा करता है और एक मंदिर में जाता है, मैरिड हॉल में जाते हैं, वहाँ पे जाके शादी की तैयारी। इसी बीच नैना के पास खबर आता है
नैना का मोबाइल वही मोबाइल था जो घर पर वो यूज़ करती थी, वही नंबर था। फ़ोन आता है और कहने लगता है जो नैना का पिता नंदलाल का मौत हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। रंजीता का फ़ोन था नैना के माँ के। उसे सुनने के बाद उसकी आँख से आंसू निकला और कहने लगा, तो आप लोग मुझे क्यों फ़ोन किया? मैं तो उन लोगों के लिए कब का मर चुकी हूँ। अब मेरे लिए आप लोग कोई मायने नहीं रखते, कोई आप लोग मेरे रिश्ते में कोई हो ही नहीं। वो उदास हो जाती है। पंकज पूछता क्या बात है। पंकज को नैना सारी बात बताता है। पंकज कहता है, अरे जाना चाहिए, दुख की घड़ी है, तुम्हारे पापा था, भले ही कैसे भी था लेकिन तुम्हारे पापा है। लेकिन नैना मना करती थी, मुझे नहीं जाना है। खुशी के मौके पे इसीलिए पंकज भी कहते हैं चलो ठीक है, अब जिनका पापा है वो खुद नहीं जाना चाहते। शादी समारोह उसी दिन शादी हो जाते पंकज के साथ। पंकज और नैना की शादी करवा देते हैं। उसके बाद पंकज अपने घर ले जाता है क्योंकि उसका दूसरा घर था। पंकज और नैना वहाँ खुश खुश रहने लगता है। ये पूरी कहानी जो है, जब सोशल मीडिया और शादी का कुछ समय जाने के बाद बहुत सारे आर्टिकल छपता है और आर्टिकल के ज़रिए ये कहानी सामने आता है। जैसे कि मैं शुरुआत में बताया था, ये कहानी मुझे किसने भेजा है, मैं उनका नाम लूँगा। ये कहानी जो है मुझे प्रिया नाम का एक लड़की ने भेजा है जो कोलकाता में रहती है। उन्होंने कहा, जो भाई आप सारी कहानी बहुत अच्छे बताते हो, मैं आपकी कहानी दिल से सुनती हूँ। मेरे पास एक कहानी है जो उत्तर प्रदेश में घटी थी, इस कहानी को आप पढ़ो, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं इस कहानी को पूरा हफ्ता भर पढ़ा, एक सप्ताह तक पढ़ने की, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा आर्टिकल भेजा था। पूरी कहानी को मैंने पढ़ा। इस कहानी में और भी कुछ पड़ाव था लेकिन मैं पूरा पड़ाव को इसमें शामिल नहीं कर पाया, ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो उसने कहा था जो इस कहानी को आप पढ़ो, पढ़ने के बाद इसके ऊपर वीडियो बनाओ। दिल को छू जाने वाली ये कहानी थी, इसीलिए मैं इस कहानी को अपनी वीडियो में शामिल किया। इसलिए आपको भी कह रहा हूँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।